नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देशद्रोही हमेशा जो वही होते हैं जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि जनता में जो होता है वो विद्रोही होता है। अदानी राष्ट्रवाद, एक नया राष्ट्रवाद आया है, अदानी नेशनलिज्म। हमसे पहले कहा गया कि आपको इंडिया को डिफेंड करना है, तो चलो भाई इंडिया को डिफेंड करते हैं, चाहे जिसी भी वजह से करते हो। अब कहा जा रहा है कि इंडिया को डिफेंड करना है तो पहले अदानी को डिफेंड करना पड़ेगा। दुनिया के किसी देश में छोड़िए, अपने गांव में इसको डिफेंड नहीं कर सकते आप, इस गोदी मीडिया को, अपने गांव में नहीं। तो मैं ज़्यादातर लोगों से, यंग लोगों से पूछता था कि यार मन कर रहा है कि नौकरी छोड़ दें, तो कहता था हाँ भैया छोड़ दीजिएगा। छोड़िए इसका अदानी फदानी का नौकरी करके क्या करेंगे, चलाइएगा यहाँ गांव में हम लोग यूट्यूब चलाएंगे। तो हम बोले कि भाई यूट्यूब कैसे चलाते हमको आता नहीं, तो सब अपने बैग से सामान निकाल के दिखाने लगे कि देखिए हाई फोन बा, हाई फोन बा, हाई फोन बा, हो जाई। रवीश कुमार जी, जैसे आपने मीडिया के खंभे पर हुए हमले का मुकाबला करते हुए देश को एक नई शब्दावली दी और कहा मीडिया दो तरह का है, एक गोदी मीडिया है और दूसरा जन संचार के माध्यम है, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने बताया दो तरह के विश्वविद्यालय हैं। एक जहां राग दरबारी बज रहा है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, और दूसरी जगह सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उस सातवें खंभे में सवाल पूछने वाली जगह है और आपने निमंत्रण दिया है हमको कि सवाल पूछो। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या कारण हुआ कि आपने हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण चैनल को कई दर्जन एपिसोड भारत की शिक्षा व्यवस्था के खोखलेपन के बारे में जागृत करने के लिए, जागने के लिए बनाया। ये शिक्षा की आपके हिसाब से क्या तस्वीर है और इस तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए आपकी निगाह में क्या करना चाहिए? भाई रवीश कुमार जी। शुक्रिया। हम सब, इस देश का एक दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर लोगों को आप कई पीढ़ी के लोगों से पूछें कि आपकी नज़र में अच्छी यूनिवर्सिटी क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई उदाहरण नहीं है। कई पीढ़ी, आज की पीढ़ी से भी, हमसे पहले की पीढ़ी से भी, उनसे पहले की भी पीढ़ी से, तो वो दो तीन जवाबों के बाद ख़त्म हो जाता है कि अगर आप IIT नहीं गए हैं, अगर आप JNU नहीं गए हैं, लेकिन देश में और भी कई सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं। तो मुझे बार बार, जब 2014 के बाद नौजवान बहुत हमलावर हो गए, कहीं भी दौड़ पड़ते थे, दौड़ाने लग जाते थे, तो मुझे लगता था कि यही, इन लड़कों में ये दुर्गुण कहाँ से आ गया। मतलब ठीक है, हर समय के नेता जनता को अलग तरीके से बांधने हाँकने की कोशिश करते हैं, पर ये तो एक नेता के लिए पूरी जनता मुझे ही दौड़ाए जा रही है। तो बार बार मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था और जो हज़ारों व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, उन सब को पढ़ते हुए लगा कि ये क्लिक क्यों कर रहा है, इसको लिखने वाला कौन है। तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो लिखने वाला है वो बहुत ही हाई क्वालिटी के ट्रेंड लोग हैं जो व्हाट्सएप लिख रहे थे, जिनका आप जैसे लोगों की बिरादरी के लोग मजाक उड़ा रहे थे, पर मैं उनकी उस भाषा का, उस कंस्ट्रक्ट को बहुत गौर से देख रहा था कि इसके पीछे बहुत ही प्रबुद्ध लोगों का दिमाग है और बहुत ही हाई एंड लेवल पे जाके किया। मतलब आपके ही स्किल का कोई प्रोफेसर, आपके ही स्किल का कोई स्टूडेंट या आपके ही स्किल का कोई रिसर्चर ये काम कर रहा था, जो एक झूठ को इस तरह से, ऐतिहासिक झूठ को, धार्मिक झूठ को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा था कि उन लोगों को लग रहा था कि पहली बार उन्हें नॉलेज मिला है। तब बात मुझे समझ में आई कि ज्ञान का अंतर या ज्ञान की असमानता इस देश में आर्थिक असमानता से भी ज़्यादा है। हम और आप में पैसे का बहुत फासला हो सकता है, आप छात्रों के बीच भी पैसे का बहुत फासला हो सकता है। चूंकि आप JNU में हैं तो आप सभी का एक स्तर है, तो वो वहाँ भी फासला है, मगर उन फासलों में काफ़ी अंतर है, बहुत कम दूरियां हैं।
लेकिन जैसे ही आप यहाँ से बलरामपुर के किसी यूनिवर्सिटी के छात्र या मोतिहारी के यूनिवर्सिटी के एमएस कॉलेज के किसी छात्र के नॉलेज से आप तुलना करें या मगध यूनिवर्सिटी के किसी छात्र के नॉलेज से तुलना करें तो ज्ञान की असमानता वो भयानक है। तो हमने उन छात्रों को ये कभी पता ही नहीं चलने दिया, उनके बाप दादाओं को भी नहीं, उनको भी नहीं, कि आपके इलाके में जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वो खंडहर है। हजारों के हजारों छात्र हर साल पास होकर निकलते रहे, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि अच्छी मिठाई होती क्या है। तो वो स्वाद नहीं दिया गया। वो स्वाद उन्हें व्हाट्सएप से मिलने लगा था और उसके रंगीन अक्षरों से, उसकी रंगीन डिजाइन से मिल रहा था, जिसे वो पहली बार ज्ञान के रूप में ग्रहण कर रहे थे। और उनका आत्मसम्मान, आत्मबल, उस जिसे हम कहते हैं प्रोपेगेंडा, उससे उनको बढ़ रहा था। तो वो एक नॉलेज के रूप में रिसीव कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, जिस तरह से आप अपने क्लास में अपने प्रोफेसर की बातों को नॉलेज के रूप में रिसीव करते हैं। और ये वही हुआ जिससे वो आक्रामक होते चले गए। जिस तरह से आप अपनी समझ को, आप अपने नॉलेज को प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड करते हैं, और आप अपने इथोस को गार्ड करते हैं, जिसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि ये एक हमला है, उस तरह से उन नौजवानों को लगा कि ये हमारे इथोस पर कोई हमला कर रहा है। राजनीतिक रूप से वो आसान हो गया व्हाट्सएप के प्रसार के बाद कि वो इसके रक्षक बनकर किसी एक या दो व्यक्तियों को ट्रोल करें, पकड़ें। उसमें पैसे भी लगाए गए, पैसा भी खर्च किया गया। बहुत सारे लोकल स्तर पर गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन हुआ। वो बिल्कुल जो उसकी लिखावट है, जो उसकी पेशगी है उस पूरे महिमा मंडन की, वो बहुत ही शानदार लेखों की तरह है। वो एक अजीब अजीब तरह के संदर्भों के साथ हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़िंदगी में कुछ मिला हो या ना मिला हो, मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन ये बात तय है कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिली है। और जब देखने लगा तो पता चला कि कोई 3 साल से फंसा है, कोई 5 साल से फंसा है। किसी क्लास में, एक ज़िले के कॉलेज में करीब करीब 5000 छात्र छात्राएं हिस्ट्री में एडमिशन उन्होंने लिया है, लेकिन कोई टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। तो 5000 छात्र इतिहास के विद्यार्थी होकर भी इतिहास के एक शिक्षक के बगैर गुजर रहे हैं। वैसे जेएनयू में भी शिक्षक नहीं होंगे इतिहास डिपार्टमेंट में, पूरे तो नहीं ही होंगे, कुछ खाली होंगे। जब यहाँ ये हाल है तो उस ज्ञान की असमानता पर किसी का ध्यान नहीं था। और जब मैं जीएन देवी को पढ़ रहा था तो उसमें एक बात मेरे दिमाग में खटक गई। उनका ये कहना था कि भारत के विश्वविद्यालयों ने बहुत ज़्यादा प्रगतिशीलता वैज्ञानिक सोच में या अन्वेषण में, इनोवेशन में इसलिए नहीं दिखाई कि क्लास के भीतर एक ही तरह का क्लास पहुंचने लगा। जो भारत की गरीबी थी वो उन ज़िलों के नौजवानों को उन घटिया कॉलेजों से भी वंचित कर रही थी। वो इतने गरीब हो गए कि वो रजिस्ट्रेशन कराने की औपचारिकता पूरी करने के लायक भी नहीं थे। तो वो वहाँ से बाहर हो गए और माइग्रेशन में चले गए। तो एक तरह से ये वर्ग कौन था? ये वर्ग था अनुसूचित जाति का, जनजाति का और पिछड़ों का। तो ये एक बड़ा वर्ग जो अपनी गरीबी, अपने सामाजिक पृष्ठभूमि से क्लास में आता और अपनी सहज बौद्धिकता से, अपनी नैसर्गिकता से क्लास को समृद्ध कर देता। और कुछ संभ्रांत घरों के बच्चे भी होते। तो इस तरह का अनुपात अगर क्लास में बैठता तो वो भी इनसे सीखता और ये भी इनसे सीखते। तो क्लास के भीतर चैलेंज खत्म हो गया नॉलेज का। तो ये चीज़ मैं देख रहा था, तो मुझे लगा कि ये इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है इस पर बात करना। जब नौजवान आने लगे तो कहते थे कि हम चाहते हैं कि आप मुझ पे, हमारी यूनिवर्सिटी पे फोकस करें, पर हम मोदी समर्थक हैं और रहेंगे। तो हमने कहा आप जीवन भर रहें, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। अगर आपने राजनीतिक शादी कर ली है आप निभाइए उसे, मुझे उससे कोई समस्या नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर मैं ये बात उठाऊं तो क्या आप नहीं चाहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, हम चाहते हैं कि हमें अच्छा शिक्षक मिले, हम चाहते हैं हमें अच्छी किताब मिले। तो उससे एक प्रेरणा मिली। उसके बदले में फीस मुझे भी दी गई कि वो नौजवान मोदी समर्थक बने रहे, पर उन्होंने मुझे गालियां देनी बंद कर दी या कम कर दी। तो वो एक अच्छा ट्रेड ऑफ था दोनों के बीच में।
और इसका एक फ़ायदा तो हुआ, कई जगह सत्रों में करेक्शन आया, कई जगह शिक्षक बहाल किए गए और कई जगह वाइस चांसलर ने भी माना कि हाँ ये एक बड़ी समस्या है। और कई जगहों पर आरएसएस के लोग हों या मोदी समर्थक लोग हों, उन्होंने भी इसे स्वीकार किया कि अगर हम किसी भी प्रकार का भारत चाहते हैं तो उस भारत में अच्छी शिक्षा व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। ये और बात है कि वो कर नहीं पा रहे हैं, उनके बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने इसे बुनियादी समस्या के रूप में स्वीकार किया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये सबके लिए था और सबने इसे अलग अलग रूप से देखा, तो उस ताकत से मैं करता चला गया। शिक्षा का जो चेहरा है आपने दिखाया, आपने बेरोजगारी के सवाल को भी बहुत हमदर्दी से देखा। अक्सर हम बेरोजगार नौजवानों को दोष देते हैं कि तुमने पढ़ाई अच्छी नहीं की तो तुमको नौकरी कैसे मिलेगी, या अगर पढ़ाई अच्छी की है तो कहते हैं कि तुम्हारे बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि लक्ष्मी पूजा कर सके तो नौकरी कैसे मिलेगी, या कहते हैं कि तुम्हारी भाषा अच्छी नहीं है, तुम मम्मी डैडी कल्चर से नहीं आए और नौकरी बड़ी चाहते हो। आपने इन सब सवालों को परे करके जॉबलेस ग्रोथ का सच सामने रखा। अभी जो बजट आया है उसके बारे में फिर दावा किया जा रहा है कि जॉब बूम होने वाली है और थोड़ा सा इंतज़ार और करो। आप इस धोखे के बारे में अन्य लोगों से अलग क्यों लिखते हैं या क्यों कहते हैं? क्योंकि मुझे उनके ही समर्थक आकर बताते हैं कि उनकी हालत खराब है और वो ये भी बताते हैं कि वो पाला नहीं बदल सकते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूं मैं क्या करूं, मैं भी बदल लूं पाला? तो कहते नहीं, आप उधर ही रहो, आप बोलते हो तो हमारा काम हो जाता है। और ये सच बात है कि वो आते हैं। देखिए, इस तमाम दावों के बीच में ये तो सरकार का ही आंकड़ा है कि 25,000 रुपया आप महीना का कमा लें तो चोटी के 10% लोगों में आ जाते हैं। तो ये तो समृद्ध भारत नहीं हुआ ना। सरकार का ही आंकड़ा है कि 10,000 रुपया महीना कमाना इस देश में कितना मुश्किल है। जो ज़्यादातर नई नौकरियां दिख रही हैं वो डिलीवरी बॉयज़ की दिख रही हैं, पर उनकी सामाजिक सुरक्षा कितनी ख़राब है। आप उनको देखिए कि वो कम पैसे में दिन रात, उस वक्त में जब सड़क पर बाइक चलाने के लिए जगह नहीं है, उसी जैम के भीतर में उनके लिए एक रोजगार आया है जो डिलीवरी कर रहे हैं, घरों में भाग रहे हैं, हाँफ रहे हैं, लेकिन महीने का 10,000 या 20,000 रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं। तो ये जॉब क्रिएट किया है इन्होंने इनकी आर्थिक नीतियों में। ये इन्होंने, अगर इनकी जगह कांग्रेस होती तो हम दावे के साथ नहीं कह सकते कि इससे अलग आर्थिक सृजन होता, इकोनॉमिक क्रिएटिविटी होती, क्योंकि एक ही आर्थिक नीतियों के खानदान से दोनों आते हैं। अब दावा किया जा रहा है कि वहाँ सोच बदल रही है कांग्रेस में और वो इन चीज़ों की आलोचना कर रहे हैं, पर अभी भी साफ साफ देखना बाकी है कि इन आर्थिक नीतियों का विकल्प वो क्या पेश करते हैं। करना पड़ेगा उनको लिखित दस्तावेज के रूप में, लेकिन दोनों पार्टियों ने रिटन तरीके से अपने इकोनॉमिक एजेंडे को साफ साफ नहीं किया। उसमें दावे हैं, कभी वो 2047 पर चले जाते हैं, कभी वो 21वीं सदी के ख़त्म हो जाने के डेडलाइन पर चले जाते हैं। हर साल वो डेडलाइन बढ़ाते हैं, हर साल उनकी ट्रिलियन इकोनॉमी के दावे बढ़ते चले जाते हैं और हर साल वो जो उनके पास दिखाने के लिए कुछ होता नहीं है तरक्की के नाम पे। तो यही दिखाते हैं कि $1 बिलियन का निवेश आया, पर ये नहीं बता पाते कि अदानी की कंपनी में जो निवेश आया वो मॉरिशस से कैसे आ गया, आया कि नहीं आया। तो जो आर्थिक नीतियां हैं वो ज़रूर कुछ घरानों के लिए समृद्धि देने वाली हैं, पहले से भी चली आ रही हैं। हमको उन नीतियों की निरंतरता को तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उन नीतियों को बहुत साल दे दिए गए। हर दौर की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भी और बीजेपी की भी सरकार में करीब करीब 20-20 साल दे दिए गए। अगर आप वाजपेयी सरकार का भी मिला लें, मोदी सरकार का भी मिला लें, तो दोनों तरफ 15 से 20 साल का मिला के कोई 90 से लेकर अब तक कोई 30 साल से ज़्यादा का वक्त दे दिया गया। और इस वक्त उन नीतियों से ज़रूर समाज में कुछ समृद्धि आई है, कुछ बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अंत में जाकर यही दिखता है कि कोई 25,000 रुपया भी कमा नहीं पाता है। तो इन चीज़ों की बात आप कैसे करेंगे? अब मुश्किल ये है कि इन चीज़ों की बात करना भी सरकार के खिलाफ बात करना हो गया है।
कोई भी बात आप करें तो उसकी डिज़ाइन ऐसे की जाती है कि आप सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन ये तो जनता के हक की बात है कि आखिर कब तक लोग 10,000 या 15,000 की नौकरी करने के योग्य होंगे। 2021 या 22 में तो ये डेटा है कि 12,000 से ज़्यादा बिजनेसमैन ने सुसाइड किया है। अदानी राष्ट्रवाद, एक नया राष्ट्रवाद आया है, अदानी नेशनलिज्म। हमसे पहले कहा गया कि आपको इंडिया को डिफेंड करना है, तो चलो भाई इंडिया को डिफेंड करते हैं, चाहे जिसी भी वजह से करते हो। अब कहा जा रहा है कि इंडिया को डिफेंड करना है तो पहले अदानी को डिफेंड करना पड़ेगा। तो वो सारे न्यूज़ चैनल कह रहे हैं कि भारत पर हमला हो गया है, पर वो सारे न्यूज़ चैनल तब तो नहीं कह रहे थे कि 12,000 इसी देश के बिजनेसमैन जब अलग अलग कारणों से बिजनेस डूबने के कारण सुसाइड कर रहे थे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सुसाइड करने वाले सारे कांग्रेस के वोटर होंगे या सारे कोई लेफ्ट के वोटर होंगे। उनके भी वोटर होंगे, उनके भी समर्थक रहे होंगे, पर ये कैसी राजनीति है कि उनकी पार्टी के व्यापार मंडल भी, व्यापार मोर्चा भी अपने कारोबारियों की आत्महत्या पर बोल नहीं पाया। आप सोचिए, आप तो फिर भी बोल रहे हैं, लेकिन उनके समर्थक होने की कीमत कितनी बड़ी है कि उनकी बिरादरी के लोग सुसाइड कर रहे हैं। और कोई भी इस देश में बिजनेसमैन या बिजनेस का कोई भी संगठन ये बात कहने की हिम्मत नहीं रखता है कि इतने सारे व्यापारी, अगर आपकी नीतियां हैं 20 लाख करोड़ के लोन का ऐलान किया गया था कोरोना के समय, वो लोन किसको गया, कहां गया, कैसे बटा कि ये 12,000 लोगों को सुसाइड करनी पड़ी। तो आप अपनी बिरादरी के, अपने संगठन के सदस्यों के प्रति भी ईमानदार नहीं हो पाते हैं, उनके मरने पर भी आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो ऐसा लोकतंत्र तो क्यों चाहिए, और इस लोकतंत्र का क्या करना है फिर। ये तो ये लोकतंत्र नहीं है ना कि आप उनके सपोर्टर हैं, उनके लिए चंदा जुटाते हैं, मगर आपका साथी उसको लोन नहीं मिला और वो सुसाइड करता, आप बोल नहीं पाते हैं, और फिर आपको अदानी के लिए झंडा लेकर निकलना पड़ता है, जो अदानी और जिनका जो साम्राज्य है एक दिन आपके ही बिजनेस को निगलने वाला है। और जो भी नेशनलिज्म का रूप होगा, कम से कम किसी भी नेशनलिज्म की परिभाषा में ये फिट नहीं बैठता है कि आप गौतम अदानी को डिफेंड करने जाएं। किसी भी नेशनलिज्म की परिभाषा में नहीं फिट बैठता है। आप नेशनलिज्म की परिभाषा से उससे प्रेरित होकर उद्योग धंधे स्थापित कर सकते हैं। इतिहास में लोगों ने किया है, नए नए ब्रांड बनाए हैं, और वो सारे ब्रांड देश और देश के राष्ट्रवाद की पहचान भी बने हैं। लेकिन गौतम अदानी कहीं से भी इस देश की पहचान नहीं है। एक छोटी सी रिपोर्ट से आप देखिए उनका साम्राज्य ढह गया, एक छोटी सी रिपोर्ट से ना। वरना तो भारत में अगर कोई पत्रकार लिख दे तो मानहानि कर देते थे। मैं तो सोच रहा था कि अदानी मानहानि एंटरप्राइजेस कंपनी का नाम बनाएंगे ये अलग। अब अगर इन्हें अगर मानहानि करनी होगी तो एक कंपनी बनानी होगी, एक सीईओ मानहानि, सीईओ डिफेमेशन रखना होगा, जो तमाम तरह के पत्रकारों को मानहानि के दायरे में लाता रहेगा, केस करता रहेगा। तो हम सबको इन सब आर्थिक असमानताओं को और ज्ञान की असमानता को मुझे लगता है कि सबसे ऊपर रखने की ज़रूरत है। उसके बाद आर्थिक असमानता है और उसके साथ साथ सामाजिक असमानता भी है, वो उस आर्थिक असमानता के दायरे में है। लेकिन ज्ञान की असमानता के मारे तो हमारे वही लोग ज़्यादा हैं जो सामाजिक असमानता का दंश झेल रहे हैं। तो इन तीनों असमानताओं की पहचान करें और कोई रास्ता निकालें। असल में आप लोगों ने जो काम किया वो ये कि रवीश कुमार जी की अगली किताब के लिए अलग अलग